नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 7 मई 2026। आज आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर था। आज की इस वीडियो में आज पूछे गए 100% रियल फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। तो जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं मिला लीजिए, क्योंकि आज रेलवे ने तो मौज ही कर दी है। और जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि साथियों बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे भाई। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए वो सारे 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और कि साथियों, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। देखिए, एक सवाल आपसे पूछा था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया था। तो मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष ये जो शब्द हैं ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था साथियों। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन है इसको मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, आगे देखिएगा, एक सवाल था, जल यानी पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। तो 1:8 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी। क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवाएंगे, क्योंकि लगभग सारे क्वेश्चंस हैं और इसमें टाइम ना लगे, इसीलिए फास्ट आपको करवा रहे हैं। आपको टाइम वहां देना है एक्सपेक्टेड क्लासेस में। कल मैंने पूरे 100 क्वेश्चन का करेंट अफेयर्स का एक क्लास कराया था, उस वीडियो को जरूर देख लेना आप लोग पेपर से पहले। देखिए, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान क्रमशः 1 AMU और 16 AMU होता है। जल में हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो एक परमाणु होता है। द्रव्यमान अनुपात की अगर बात करें तो ये देखिएगा 1:16 होता है और दो परमाणुओं का 2:16 होता है। जिसको आप सॉल्व करोगे जब, तो देखो 2 का 1 हो जाएगा और इसका 8 हो जाएगा। 1:8 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, एक सवाल था, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली क्यों शुरू की थी। भाई, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को क्यों शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता सेना और प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होता। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को क्यों शुरू किया था। तो सेना और प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए। देखिए साथियों, क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं हर एक शिफ्ट का आपको एनालिसिस कराऊंगा, बिल्कुल 100% रियल और ऑथेंटिक हमेशा की तरह, और इससे रिलेटेड आपको एक्सपेक्टेड क्लासेस भी दूंगा। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर ने की थी। इसमें अधिकारियों को मनसब अर्थात पद दिया जाता था और उनकी सैनिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी को दर्शाता था या दर्शाया जाता था। एक सवाल था, पट चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध पेंटिंग है। पट चित्रकला, तो साथियों मैंने कई बार आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया है, और पट चित्रकला जो है ये सबसे अधिक फेमस है उड़ीसा में। तो उड़ीसा आई होप आप सभी के ऑप्शन में रहा होगा और उड़ीसा आपने आंसर किया होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका उड़ीसा हो जाता। देखिए, पट चित्रकला उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला शैली है, जिसमें कपड़े या ताड़पत्र पर भगवान जगन्नाथ से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट सवाल था एक, विंध्याचल ताप विद्युत गृह ठीक है किस राज्य में स्थित है। तो भाई, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन जो है ये तो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाता। देखिए, याद रखना यह भारत का सबसे बड़ा तापीय विद्युत गृह भी है। आगे देखिए, एक सवाल था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का खंड क्यू किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 क्यू जो है यह नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। ठीक है, देखो बच्चे ने जब क्वेश्चन भेजा था तो क्वेश्चन ऐसा था कि सर क्वेश्चन था नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद। तो हो सके तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तब उसका आंसर आपका अनुच्छेद 243 का क्यों हो जाता। और अगर ऐसा डायरेक्ट पूछा था कि अनुच्छेद 243 क्यों किससे संबंधित है, तो नगर पालिकाओं के गठन से। मतलब कि इधर से बोलो या उधर से बोलो, बात तो एक ही है। चलिए आगे देखिए, इससे पहले आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 क्यों नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। इसके अंतर्गत नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के गठन का भी प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा साथियों एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो भाई राष्ट्रपति शासन का प्रावधान कल ही मैंने तो आपको पढ़ाया था। देखो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। कल मैंने बताया था कि साथियों अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। इसे स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। आगे देखिएगा एक सवाल था, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर प्रधानमंत्री कहां पर झंडा फहराते हैं? तो भाई स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के अवसर पर भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लाल किले पर झंडा फहराते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका लाल किला हो जाता दिल्ली। देखिए हर वर्ष 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री रेड फोर्ट यानी लाल किला पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। इस परंपरा की बात करें तो यह परंपरा वर्ष 1947 से चली आ रही है। आगे देखिए एक सवाल था, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 में से एक आपका ऑप्शन दिल्ली दिया हुआ था और दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, दिल्ली इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों दिल्ली के अलावा एक और है, देखो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ यहाँ विधानसभा और मुख्यमंत्री की भी व्यवस्था है। वर्तमान में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है। ठीक है, तो याद रखना कभी ये क्वेश्चन पूछे अगर आपके ऑप्शन में दिल्ली ना मिले तो पुडुचेरी भी आप इसको आंसर कर सकते हो। देखिए एक सवाल था, पीसी महालनोबिस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 में से एक ऑप्शन था भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। इसके अलावा पीसी महालनोबिस ने जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसका मॉडल भी तैयार किया था, याद रखिएगा। देखिए प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका पूरा नाम था। इनको भारत में सांख्यिकी का जनक माना जाता है। उन्होंने वर्ष 1931 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। आगे देखिएगा एक सवाल था, 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किसने किया था? तो सूर्यसेन जी ने। सूर्यसेन अगर आपने आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, सूर्यसेन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्धि मिली थी। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए चिट्टागोंग आर्मरी रेड 18 अप्रैल 1930 को, ठीक है, वर्तमान बांग्लादेश के चटगांव में हुआ था। इस छापे का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के हथियारों पर कब्जा करना और संचार व्यवस्था को बाधित करना था। आगे देखिए एक सवाल था साथियों करेंट अफेयर से रिलेटेड कि 28 से 30 नवंबर 2025 को आयोजित 60वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक सम्मेलन की मेजबानी छत्तीसगढ़ के किस शहर ने की थी? तो भाई 28 से 30 नवंबर 2025 को आयोजित 60वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक सम्मेलन की मेजबानी छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका रायपुर हो जाता साथियों। देखिए 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन ये 28 से 30 नवंबर 2025 तक रायपुर में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की थी। सम्मेलन का मुख्य विषय विकसित भारत सिक्योरिटी डायमेंशन रखा गया था। इसमें देश भर के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी और महानिरीक्षक यानी आईजीपी तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख शामिल हुए थे। देखिए इस सम्मेलन में नक्सलवाद, साइबर सुरक्षा, इसके अलावा आतंकवाद, महिला सुरक्षा और एआई आधारित पुलिसिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। एक सवाल था, बौद्ध संघ में भिक्षु भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किस त्रिपिटक में शामिल है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता विनय पिटक में। देखिए बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक 3 भागों में है, विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिधम पिटक में विभाजित है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के अनुशासन और नियमों का वर्णन मिलता है। इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचार विचार तथा दैनिक जीवन से जुड़े नियम शामिल है।
ठीक है। गौतम बुद्ध के उपदेशों को सुक्त पिटक में संकलित किया गया है, ये भी आप याद रखना। आगे देखिए एक सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी HDI को मापने का मापदंड नहीं है। देखिए HDI जो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, आय इसमें मापता है, जलवायु, लिंगानुपात ये सब नहीं मापा जाता है। तो जलवायु ऑप्शन के अनुसार आपका करेक्ट आंसर होता, या इसके अलावा अगर ये तीनों तो आपके नहीं होंगे, इसके अलावा जो भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ था वो आपका करेक्ट आंसर होता। देखिए मानव विकास सूचकांक जारी करने का कार्य यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP द्वारा किया जाता है। HDI किसी देश के मानव विकास के स्तर को मापने का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। इसे मुख्य रूप से 3 आधारों पर मापा जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय पर। स्वास्थ्य का आकलन जीवन प्रत्याशा से किया जाता है। शिक्षा का आकलन स्कूली शिक्षा के औसत एवं अपेक्षित वर्षों से किया जाता है। आय का मापन प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर किया जाता है। HDI की अवधारणा अर्थशास्त्री देखिए महबूब उल हक ने प्रस्तुत की थी, जिसमें साथियों अमर्त्य सेन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। देखिए एक सवाल था, भारत में बंगाल में द्वैध शासन, एक सेकंड ऑप्शन छोटे कर देते हैं। भारत में बंगाल के द्वैध शासन के दौरान अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच शक्तियों का विभाजन किस प्रकार था। तो ऑप्शन नंबर बी कि नवाब के पास प्रशासन और जिम्मेदारी थी, जबकि अंग्रेजों के पास दीवानी यानी राजस्व और वास्तविक सैन्य शक्ति थी। भाई ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सवाल था, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया था। देखिए लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 31 अक्टूबर 2019 को दिया गया था। देखिए लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इससे पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का ही हिस्सा था। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था। देखिए क्वेश्चन था कंप्यूटर से रिलेटेड कि एक्सटेंडेड, ठीक है, कोड कितने बीट का उपयोग करता है और अधिकतम कितने कैरेक्टर प्रदान करता है। तो भाई एक्सटेंडेड कोड जो होता है ना वो 8 बीट का उपयोग करता है और अधिकतम 256 कैरेक्टर प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए ASCII का पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। सामान्य ASCII कोड 7 बीट का होता है और इसमें 128 कैरेक्टर शामिल होते हैं, लेकिन एक्सटेंडेड ASCII 8 बिट का उपयोग किया जाता है इसमें, और 8 बिट के कारण इसमें अधिकतम 256 कैरेक्टर का दर्शाया जा सकता है। भाई आगे देखिए एक सवाल, चीन में, साथियों ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, मैंने ऐड किया है। हालांकि चीन में किस भारतीय अभिनेता को काफ़ी लोकप्रियता और सम्मान मिला, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आमिर खान हो जाता। देखो आमिर खान की फिल्मों को चीन में काफ़ी लोकप्रियता मिली। उनकी फिल्म दंगल ने चीन में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। 3 इडियट और सीक्रेट सुपरस्टार भी चीन दर्शकों द्वारा बहुत पसंद की गई थी। आमिर खान को चीन में इंडियन सुपरस्टार के रूप में जाना जाता है। देखिए इससे रिलेटेड दूसरा अगर क्वेश्चन पूछा था तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, अभी ऐड किया है मैंने। देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में मुख्य अंतर क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर को चलाता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के कार्यों को पूरा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे प्रमुख उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज़, लिनक्स और मैक OS सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। देखिए हाल ही में यूके ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस देश के साथ पहला प्रमुख द्विपक्षीय रक्षा समझौता किया। तो इसका करेक्ट आंसर होता है जर्मनी के साथ, ठीक है। देखिए यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच पहला बड़ा द्विपक्षीय रक्षा समझौता माना गया। इस समझौते को, ठीक है, देखिए केंसिंगटन ट्रीटी नाम दिया गया था। इसके अलावा समझौते का उद्देश्य यूरोप की सुरक्षा को मजबूत करना और सैन्य सहयोग को बढ़ाना है। इसमें रक्षा तकनीक, हथियार निर्माण और संयुक्त सैन्य अभ्यास पर विशेष जोर दिया गया है। आगे देखिए एक सवाल था, भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हरि कृष्णन एरा हो जाता। मैंने कई बार आपको पढ़ाया है।
देखिए हरिकृष्णन एरा भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। उन्होंने जुलाई 2025 में फ्रांस में आयोजित ला प्लेग इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में अपना अंतिम जीएम नॉर्म हासिल किया, यानी ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल किया। चीन में आयोजित मकाओ इंटरनेशनल फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका आमिर खान हो जाता। अगर वो क्वेश्चन नहीं था तो क्वेश्चन आपका ये था। देखिए आमिर खान को चीन में आयोजित मकाओ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया था। उन्हें मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आमिर खान चीन में काफ़ी लोकप्रिय है और वहाँ उन्हें अंकल एमआई के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस, और एक्स्ट्रा जो देखिए जो एक्सपेक्टेड क्लासेस आएंगे वो भी आपको देखने हैं, और जो ऑलरेडी आपको करंट अफेयर्स के क्लासेस करवा दिए हैं वो आप जरूर देख लेना। जैसे ही अगले शिफ्ट का पेपर होता है मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।